हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोर्स ओरे विथ माई। तो आज अपने लीड कोड का 366 करने जा रहे हैं। हार्ड मार्क्ड है, प्रॉब्लम अच्छा है। मोटिवेशन क्या है आज का? यू डोंट हैव टू सी द होल स्टेयर केस टू टेक द फर्स्ट स्टेप। ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ योर लाइफ एंड कीप क्लाइंबिंग। द व्यू फ्रॉम द टॉप इज वर्थ द स्ट्रगल ऑफ द एसेंट। राइट, आगे बढ़ते हैं। 366 मिनिमम ऑपरेशंस टू इक्वलाइज बाइनरी स्ट्रिंग। You are given a binary string s and an integer k. In one operation, you must choose exactly k different indices and flip each 0 to 1 and each 1 to 0. एग्जैक्टली के इंडेक्सेस चुनना है और वहाँ जो भी वैल्यू होगा, जीरो है तो उसको वन कर दो, वन है तो उसको जीरो कर दो। रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस required to make all characters in the string equal to 1. If it is not possible, return -1. इनपुट दे रखा है आपको, सारे बिट्स को वन में कन्वर्ट करना है। ऑपरेशंस आप मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस में करना है और एक बार एक ऑपरेशन में आप एग्जैक्टली के इंडेक्सेस को पकड़ सकते हो फ्लिप करने के लिए। जैसे यहाँ पर देखो, के इज इक्वल टू वन है, मतलब एग्जैक्टली एक ही इंडेक्स आप पकड़ सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, इस इंडेक्स को पकड़ूंगा और उसको फ्लिप कर दूंगा। तो यहाँ पर क्या है, जीरो है ना, तो फ्लिप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वन 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 बन जाएगा। तो मैंने देखो सारे डिजिट्स को वन कर दिया, तो मुझे एक ही ऑपरेशन में मैंने सारे डिजिट्स को वन कर दिया, तो मेरा आंसर वन है। इसको देखो, ये अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पर के इज इक्वल टू थ्री, मतलब एग्जैक्टली तीन इंडेक्स को आपको चुनना पड़ेगा। ओके, तो इसने क्या किया, इंडेक्स नंबर ज़ीरो, इंडेक्स नंबर वन और इंडेक्स नंबर थ्री को पिक किया, तो वो लोग फ्लिप हो जाएंगे। तो इंडेक्स ज़ीरो वाला वन बन जाएगा, ये ज़ीरो बन जाएगा, ये ज़ीरो ऑलरेडी है और ये ज़ीरो बन जाएगा। एक ऑपरेशन हो गया। अभी इसके बाद क्या होगा, फिर से दूसरा ऑपरेशन में क्या करेगा, एग्जैक्टली तीन इंडेक्स को चुनेगा, इसको इसको और इसको चुनेगा और इसको फ्लिप कर देगा, वन 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 हो गया। देखा, सारे वन हो गए ना, दो ऑपरेशन लगा तो मेरा आंसर दो है। मिनिमम ऑपरेशंस में करना है आपको। कंस्ट्रेंट देख लेते हैं, एस डॉट लेंथ, यानी कि जो एन है अपने स्ट्रिंग का जो लेंथ होगा वो 10⁵ होगा, तो ऑब्वियसली बात है एन स्क्वेयर की तरफ आप जा भी नहीं सकते, है ना। आपको देखना पड़ेगा एन या फिर एन लॉग एन तक चल जा सकते हो। एस आई इज़ ईदर ज़ीरो और वन, ठीक है। के का जो वैल्यू है वो वन से लेकर एस डॉट लेंथ तक ही रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। देखते हैं हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा। तो अब अगर आप ध्यान दो, आपका जो इनपुट गिवन है स्ट्रिंग का, मान लेते हैं आपका इनपुट है 0101 है, 0101 है और के इज इक्वल टू थ्री है। तो के इज इक्वल टू थ्री का मतलब क्या हुआ, एग्जैक्टली तीन इंडेक्स आपको चुनने हैं और वो तीन इंडेक्स कोई भी आप चुन सकते हो, राइट। तो अब मैं किसी भी को चुन लूँ, मान लेते हैं मैं इंडेक्स ज़ीरो को चुन लूँ, वन को चुन लूँ और टू को चुन लूँ, या फिर इंडेक्स नंबर ज़ीरो को, वन, टू को और थ्री को चुन लूँ। मैं चुनूंगा किसी को भी तो उसके बाद ये जो स्ट्रिंग है ये चेंज हो जाता है ना। जैसे मान लेते हैं मैंने इन तीनों को चुना है, तो वन 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 हो जा रहा है, सॉरी ज़ीरो हो जा रहा है लास्ट वाला। अगर मैंने इन तीनों को चुना था तो मेरा स्ट्रिंग कुछ ऐसा बन चुका है। और अभी मेरा काउंट ऑफ ज़ीरोज़ देखो तो कितना है, काउंट ऑफ ज़ीरोज़ को जेड से डिनोट करते हैं। काउंट ऑफ ज़ीरो मेरा वन है और यहाँ पर देखो काउंट ऑफ ज़ीरो मेरा टू था। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने इन तीनों इस इंडेक्स को, इसको और इसको चुना था, तब आपका ये स्ट्रिंग कुछ ऐसा बन चुका होता, 1011। यहाँ पर काउंट ऑफ ज़ीरोज़ कितने, वन है। अब आप किसी को भी तो किसी को भी चुन सकते हो, है ना। कोई भी तीन इंडेक्स, मान लेते हैं आपने इसको इसको और इसको चुना होता, या फिर इसको इसको और इसको चुना होता, तो अलग काउंट, अलग स्टेट निकलेगा और उसमें काउंट ऑफ ज़ीरोज़ कुछ होगा। तो अगर आप नोटिस करो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता स्ट्रिंग कैसा दिख रहा है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता स्ट्रिंग कैसा दिख रहा है, हमें मतलब है ज़ीरो से ना, कि अभी ज़ीरो टू था, बाद में ज़ीरो वन हो गया, बाद में ज़ीरो कुछ हो गया, और मुझे पहुंचना क्या है, ज़ीरो का काउंट ज़ीरो हो जाना चाहिए, यही मेरा टारगेट है ना। यही तो मेरा टारगेट है कि काउंट ऑफ ज़ीरोज़ मेरा ज़ीरो हो जाए। तो अगर आप नोटिस करो, आप इस स्टेट से स्टार्ट कर रहे हो, फिर आप आगे जाके किसी किसी अलग अलग स्टेट में पहुंच जा रहे हो। जैसे यहाँ पर देखो, आपने क्या किया, आपने कुछ इंडेक्स पर ऑपरेशन लगाया तो आपका स्टेट अब ये बन चुका है। यहाँ पर कुछ और इंडेक्स पर ऑपरेशन लगाया तो आपका स्टेट कुछ ऐसा हो चुका है। बाद में यहाँ पर कुछ और स्टेट हो चुका है। अल्टीमेटली आपको कौन सी स्टेट में पहुँचना है, जब सारे के सारे डिजिट्स आपके वन हो जाए, यानी कि आपका जो नंबर ऑफ ज़ीरो है उसका काउंट ज़ीरो हो जाए, है ना। यही पर तो पहुँचना है। और देखो, हर एक ऑपरेशन जो आप कर रहे हो यहाँ पर,
जैसे आप इस स्टेट से इस स्टेट में ट्रांजिशन किया तो कितना ऑपरेशन लग रहा है, 1 ऑपरेशन लग रहा है। या फिर अगर आपने इस स्टेट से इस स्टेट में ट्रांजिशन किया तो यहाँ पर 1 ऑपरेशन लग रहा है ना। और आपको मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस में इस स्टेट में पहुँचना है। ओके, तो पता है इस तरह का प्रॉब्लम एक्चुअली में मैंने पास्ट में बना रखा है। अगर आप देखोगे जंपिंग नंबर्स नाम का एक प्रॉब्लम है, अब मुझे ये नहीं याद है मैंने किस प्लेटफॉर्म में इसको बनाया था, गूगल करोगे तो आई थिंक वहाँ से भी मिल जाएगा आपको जंपिंग नंबर, जहाँ पर ऐसे ही होता था कि एक नंबर होता था, उसका स्टेट चेंज होता था और आपको किसी पर्टिकुलर स्टेट में पहुँचना होता था। अभी नंबर कुछ है, बाद में कुछ ऑपरेशन किया तो कुछ और नंबर आ गया, फिर मुझे एक पर्टिकुलर नंबर तक पहुँचना होता था। तो अगर आप नोटिस, और मुझे मिनिमम ऑपरेशंस में पहुँचना है, जैसे यहाँ पर है ना मिनिमम ऑपरेशंस में मुझे इस स्टेट में पहुँचना है। तो नोटिस करो एक्चुअली में यहाँ पर हो क्या रहा है कि आप स्टेट चेंज कर रहे हो तो अलग अलग यहाँ स्टेट में पहुँच जा रहे हो। तो ये दे आर एक्टिंग एज अ नोड। जैसे अभी नोड का स्टेट ये है, बाद में स्टेट ये हो गया, या फिर बाद में स्टेट ये हो गया। एक तरह का ग्राफ का नोड की तरह आपको दिख रहा होगा ये, है ना। और आपको एक पर्टिकुलर कोई स्टेट है यहाँ पर पहुँचना है मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स में। तो भाई मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स में अगर आपको पहुँचना है तो कौन सा ट्रावर्सल ग्राफ का बेस्ट होता है, BFS। ऑब्वियस ही बात है, BFS क्या बोलता है कि शॉर्टेस्ट पाथ की अगर बात हो रही हो तो BFS ही काम आता है हमेशा। और यहाँ पर जो ग्राफ का जो एज है मतलब इस स्टेट से अगर इस स्टेट में आपको ट्रांजिशन करना है तो इसको 1 ऑपरेशन कहलाएगा ये, यानी कि इस एज का जो वेट है आप कह सकते हो कि इसका वेट 1 है, इसका भी वेट 1 है, इसका भी वेट 1 है, क्योंकि एक बार जब आप ट्रांजिशन करते हो तो वो एक ऑपरेशन कहलाता है। तो यहाँ से मुझे समझ में आ गया कि यार ये तो मतलब बहुत हद तक सिमिलर है जो ऑलरेडी मैंने पास्ट में प्रॉब्लम सॉल्व कर रखे हैं, जहाँ पर मैं स्टेट चेंज कर रहा होता हूँ नंबर्स का और मुझे पर्टिकुलर स्टेट में पहुँचना होता है और मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स में पहुँचना होता है। तो मैं वहाँ पर BFS मैंने लगाया था। तो ये प्रॉब्लम भी कुछ उसी तरह का है। तो एक्चुअली में ये प्रॉब्लम डिफिकल्ट है, बट मैं क्यों फिगर आउट कर पाया सोल्यूशन, क्योंकि मैंने इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व कर रखा है। अगर नहीं कर रखा होता तो डिफिकल्टी सच में आती, क्योंकि प्रॉब्लम एक्चुअली में काफ़ी अच्छा है। इसीलिए अगर आपसे नहीं भी बनाया तो दैट्स टोटली फाइन। आई वुड रिकमेंड यू टू कि जब ये प्रॉब्लम आप ख़त्म कर लो तो जंपिंग नंबर्स भी जाके एक बार ज़रूर से देखना। तो मुझे एक चीज़ फिगर आउट आ गया कि मैं ग्राफ समझ के इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। दूसरा समझ में आ गया कि मैं BFS लगा सकता हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि मुझे यहाँ पर स्ट्रिंग की जानकारी स्टोर करने की ज़रूरत है ही नहीं। जैसे यहाँ पर है ना 0101 है, 0101 है, तो मैं स्ट्रिंग ना स्टोर करके कि यहाँ पर ये स्ट्रिंग है, अगर मैंने इन तीनों इंडेक्स को फ्लिप कर दिया, k=3 है, तो ये मेरा 1011 बन गया। मैं स्ट्रिंग ना स्टोर करके मैंने क्या बोला कि मुझे तो अल्टीमेटली काउंट ऑफ जीरोज से मतलब है, तो यहाँ पर काउंट ऑफ जीरोज ही बस मैं स्टोर करूँगा, स्ट्रिंग स्टोर करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर काउंट ऑफ 0 2 था, यहाँ पर काउंट ऑफ 0 1 हो गया। अल्टीमेटली मुझे पहुँचना कहाँ है, जब काउंट ऑफ 0 मेरा 0 हो जाए, है ना। तो मैं क्या करूँगा कि काउंट ऑफ 0 मुझे बस पता होना चाहिए, और मुझे ऑलरेडी पता है कि k मुझे कितने इंडेक्सेस को एग्जैक्टली कितने इंडेक्सेस को पिक करना है और उनको फ्लिप करना है। ओके। और एक चीज़ आपने और नोटिस किया होगा कि जब मैं ऑपरेशन लगाता था, तो अगर आप इस ऑपरेशन की पर ध्यान दो तो यहाँ पर कितने ज़ीरो को मैं, अगर मान लेते मैंने इस इंडेक्स को और इस इंडेक्स को और इस इंडेक्स को अगर पकड़ा फ्लिप करने के लिए, तो देख रहे हो 2 0 यहाँ पर फ्लिप हो जा रहे हैं। और अगर मैंने इन तीनों को ना पकड़ के इसको पकड़ा होता, इसको पकड़ा होता और इसको पकड़ा होता, तो सिर्फ देखो 1 0 फ्लिप हो रहा है ना, 1 0 1 में कन्वर्ट हो रहा है, और जो ये 1 है ये लोग 0 बन जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप ऑपरेशन लगाते हो, मान लेते करेंटली आपका z=0 मान लेते हैं, आपके पास टोटल 2 zeros थे, तो नेक्स्ट जो स्टेट होगा उसमें जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होगा उसको z' मान लो, वो कुछ भी हो सकता है। याद करो यहाँ पर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 1 हो गया था, है ना। नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, जैसे मैं आपको एग्जांपल ही दिखा देता हूँ। यहाँ पर मान लेते हैं आपका था 1 0 1 0 है, ऐसे मान लो। अगर और मान लेते k=3 है, अगर आपने इस इंडेक्स को, इस इंडेक्स को और इस इंडेक्स को चुना तो क्या हो जाएगा इनको फ्लिप करने पे 0 1 0 0 1। तो देखो अभी नंबर ऑफ़ ज़ीरो बढ़ गया, एक्चुअली में 3 हो गया, है ना। तो 0 कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, बट डिपेंड करता है कि आपने कितने ज़ीरो को यहाँ पर फ्लिप मारा है। अगर आपने इन तीनों इंडेक्स को चुना तो देखो तो कितने ज़ीरो को आपने फ्लिप मारा, सिर्फ 1 0 को फ्लिप मारा है, ये रहा यहाँ पर 1 आ गया। बट ये जो 1 थे उनकी वजह से 2 0 और आ गए यहाँ पर।
तो कितने ज़ीरो को मैं फ्लिप मार रहा हूँ, मान लेते हैं उसकी वैल्यू है f। तो एक काम करते हैं, थोड़ा फॉर्मल तरीके से इसको करते हैं, जेनेरिक फॉर्म में, कि मान लेते हैं स्टार्टिंग में जो भी मेरा स्ट्रिंग था उसमें मेरे पास टोटल नंबर ऑफ जो ज़ीरोस थे ना स्टार्टिंग में, वो z था, मान लेते चलते हैं। मतलब स्टार्टिंग जो स्टेट था मेरे स्ट्रिंग का, उसमें टोटल इतने ज़ीरोस थे। एंड सपोज हमने उसमें, और मुझे एग्जैक्टली k इंडिसेस पिक करना है और उनको फ्लिप मारना है। और उन k इंडिसेस में मान के चलते हैं हमने f, उन k इंडिसेस में f जो है ज़ीरोज़ को हमने फ्लिप किया है। कितने ज़ीरोज़ को फ्लिप किया है? f ज़ीरोज़ को। यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ f का मतलब क्या हुआ, इन दोज k इंडिसेस, इन दोज k इंडिसेस f इंडिसेस वेयर ज़ीरो, है ना, उसमें से f जो इंडिसेस थे उसमें ज़ीरो थे, तो वो ज़ीरो फ्लिप हो जाएंगे और वो 1 बन जाएंगे। ओके, तो अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर मैथ्स लगाओ तो यहाँ पर मैं इसको क्लियरली लिख देता हूँ कि व्हाट वी डिड, वी चोज f ज़ीरोज़ एंड फ्लिप्ड देम टू वंस। और अगर आपने k इंडिसेस में से f इंडिसेस में ज़ीरो था तो इसका मतलब क्या हुआ, k माइनस f इंडिसेस में 1 रहा होगा, तो इसका मतलब k माइनस f वंस को हमने पिक किया होगा और उसको फ्लिप कर दिया होगा, फ्लिप देम टू ज़ीरोज़। ऑब्वियस सी बात है ना, फिर से सुनो ध्यान से क्या बोल रहा हूँ, कि मुझे एग्जैक्टली के इंडिसेस तो चुनना ही चुनना है। ओके, और उन के इंडिसेस में मान लेते हैं एफ इंडिसेस में ज़ीरोज़ थे जिनको मैंने फ्लिप कर दिया 1 में, यहाँ मैंने वही लिखा है। और अगर के इंडिसेस में एफ इंडिसेस में ज़ीरो था तो के माइनस एफ इंडिसेस में 1 रहा होगा, और तो ऑब्वियस सी बात है फ्लिप वो भी तो होंगे, क्योंकि मुझे सारे के सारे इंडिस फ्लिप करना है, तो वो फ्लिप होके ज़ीरो बन चुके होंगे। तो अगर मैं बताऊं कि इस ऑपरेशन के बाद नया नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितना होगा, स्टार्टिंग में मेरा टोटल नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितना था, z था, तो अब मेरा जो नया नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होगा, मान लेते हैं z डैश है, जो नया स्टेट मेरा निकल कर आएगा, उसमें कितने ज़ीरोज़ होंगे। स्टार्टिंग में तो z था, ये मुझे पता है, याद करो। उसके बाद मैंने f ज़ीरोज़ को पिक किया और उसको 1 में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि f ज़ीरोज़ अब कम हो चुका है, क्योंकि मैंने f ज़ीरोज़ चुन लिया था और उसको 1 में कन्वर्ट कर दिया था। लेकिन k माइनस एफ 1 कन्वर्ट होके 0 बन गया, तो मुझे एक्स्ट्रा k माइनस एफ 0 मिल चुका है, प्लस k माइनस एफ। सिंपल सा मैथ्स है, अगर यहाँ कंफ्यूज हुए तो थोड़ा पीछे करो, फिर से समझो मैंने ये क्या बोला है, एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, z डैश विल बी इक्वल टू z प्लस k माइनस 2 टाइम्स f। इसको मैं डब्बे में डालता हूँ। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेक्स्ट स्टेट में कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे वो किस पर डिपेंड कर रहा है, कि करंट मेरा क्या z था, एग्जैक्टली मुझे कितने इंडिसेस को पिक करना था, और मैंने कितने ज़ीरोज़ को फ्लिप किया है इन के इंडिसेस में। तो ये फॉर्मूला मुझे क्या दे देगा कि जो नया स्टेट है उसमें कितने ज़ीरोज़ है। ठीक है, मैं यहाँ पर फिर से लिख दे रहा हूँ कि आपको पता है ना कि f का मतलब क्या है, हाउ मेनी ज़ीरोज़ वी फ्लिप्ड, और हाउ मेनी ज़ीरोज़ वी चोज टू फ्लिप अमॉन्ग द के इंडिसेस। उन के इंडिसेस में एफ इंडिसेस ऐसे थे जिसमें ज़ीरो था और उनको मैं फ्लिप कर दूंगा। तो ये तो ऑब्वियस ही बात है कि जो एफ़ होगा आपका वो 100% एफ लेस देन इक्वल टू जेड होना चाहिए, क्योंकि भाई टोटल नंबर ऑफ जीरो जेड है ना, उससे ज़्यादा थोड़ी ना फ्लिप कर सकते हो ज़ीरो का। तो एफ़ का वैल्यू ऑब्वियसली लेस देन इक्वल टू जेड होना चाहिए। या मैं लिख भी देता हूँ, कांट फ्लिप मोर देन एग्जिस्टिंग ज़ीरोज़। ऑब्वियस बात है, जितना ज़ीरो है ज़्यादा उतना ही कर पाओगे। ओके, और एक और ज़रूरी चीज़ कि एफ़ जो है, एक और कि एफ़ लेस देन इक्वल टू के होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कितने ज़ीरोज़ फ्लिप कर पाओगे, के ज़ीरोज़ फ्लिप कर पाओगे, क्योंकि एक बार में आप एग्जैक्टली के इंडिसेस चूज़ करते हो, है ना। तो एट मैक्स एफ़ जो है लेस देन इक्वल टू के भी होना चाहिए। दैट इज़ वी मस्ट फ्लिप एग्जैक्टली के इंडिसेस। तो ऑब्वियस सी बात है, जो नंबर ऑफ जीरोज आप फ्लिप कर रहे हो वो लेस देन या इक्वल टू के होगा, उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता, है ना। तो अब एक बात बताओ, मान के चलते हैं मेरा टोटल नंबर ऑफ ज़ीरोज़ था 5,
और के मेरा 3 दे रखा है। तो अब एक बात बताओ, आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना ज़ीरोज़ फ्लिप कर सकते हो? ज़्यादा से ज़्यादा 3 ज़ीरो फ्लिप कर सकते हो, है ना, क्योंकि के से ज़्यादा आप इंडेक्स पिक भी नहीं कर पाओगे। एक ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ मैं। या फिर अगर आप देखो, अगर जेड मान लेते हैं आपका 3 होता और के अगर आपका 5 होता, तब आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना ज़ीरो फ्लिप कर पाओगे? भाई जितना ज़ीरो प्रेजेंट है उतना ही फ्लिप कर पाओगे ज़्यादा से ज़्यादा। भले यहाँ पर के इज इक्वल टू 5 इंडेक्स दिया हुआ है, तो 5 इंडेक्स मान लेते हैं आपने चुना, तो आप 5 ज़ीरो थोड़ी फ्लिप कर पाओगे, क्योंकि ओवरऑल ज़ीरो ही मेरे पास 3 ही है सिर्फ, है ना। तो मान लेते कुछ स्ट्रिंग मेरा ऐसा रहा होगा 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1, तो ओवरऑल 3 ही ज़ीरो है। और के इज इक्वल टू 5 इंडेक्स आपको चुनना है फ्लिप करने के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना ज़ीरो चुन पाओगे? 1 2 3, और बाकी जो रिमेनिंग है वो 1 आ जाएगा। तो 5 इंडेक्स चुनेंगे, इनको फ्लिप मार देंगे। तो अगर आप नोटिस करो कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितना फ्लिप कर पा रहा हूँ, मिनिमम ऑफ जेड कॉमा के, दोनों में से जो मिनिमम होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही ज़ीरोज़ को फ्लिप कर पा रहे हो। एफ इज़ लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ के कॉमा जेड। ये भी एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, और सिंपल मैथ है इसके पीछे, कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट काम मैं नहीं कर रहा हूँ। इसको मैं इक्वेशन 1 मार्क कर देता हूँ। अब एक और चीज़ देखो, याद करो मैंने आपको बताया था ना, मान के चलते हैं जो मेरा स्टार्टिंग स्टेट था मेरे स्ट्रिंग का, उसमें टोटल ज़ीरोज़ कितने थे? स्टार्टिंग में जेड था। अगर एज जेड ज़ीरोज़ था तो नंबर ऑफ़ वंस कितने होंगे? मान लेते हैं मेरा स्ट्रिंग का लेंथ n था, तो n माइनस जेड मेरे पास वंस रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मेरे स्ट्रिंग में सिर्फ 0 या 1 ही है। और याद करो हमने कितने नंबर ऑफ़ वंस को फ्लिप किया था? नंबर ऑफ़ वंस फ्लिप्ड, याद है? यहाँ पर मैंने लिखा भी था, नंबर ऑफ़ वंस हमने कितने फ्लिप किए हैं, ये देखो, के माइनस 1 को हमने एफ को फ्लिप किया है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि हमने के माइनस एफ वंस को फ्लिप कर दिया था, के माइनस एफ वंस को फ्लिप किया था, ठीक है। तो यहाँ से एक सिंपल सा एक और रिलेशन क्या निकल कर आता है कि जितने नंबर ऑफ वंस आपने फ्लिप किया है, इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ वंस। भाई जितना वन है ज़्यादा ज़्यादा तो नहीं फ्लिप कर पाओगे ना। तो यहाँ पर से आप एक सिंपल सा ये रिलेशन निकाल सकते हो कि के माइनस एफ विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू एन माइनस जेड, एज सिंपल एज दैट, क्योंकि ये टोटल नंबर ऑफ वंस है और आपने इतने वंस चूज़ किया है फ्लिप करने के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो आप चूज़ कर रहे हो फ्लिप करने के लिए उसकी वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा एन माइनस जेड तक होगी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि इतने ही वंस है मेरे पास। ओके, इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, एफ़ को उधर ले जाओ राइट हैंड साइड में, तो एफ़ विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू के माइनस एन प्लस जेड हो जाएगा, है ना, के माइनस एन प्लस जेड। और हाँ, ये ऐसा भी हो सकता है कि ये नेगेटिव हो जाए, क्योंकि देखो आप यहाँ पर कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो ये इंश्योर कर लेना कि ये नेगेटिव ना हो। अब वैसे आप नेगेटिव नंबर ऑफ एफ़ का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता ना, तो इसको उससे बचने के लिए आप ये लिख सकते हो, के मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर ये नेगेटिव हो गया तो एफ़ की वैल्यू 0 कर देंगे, यानी कि आप ऐसे कर दो मैक्स ऑफ 0 कॉमा के माइनस एन प्लस जेड। ये मैंने यहाँ 0 क्यों लिख दिया मैक्स लगा के, क्योंकि अगर ये नेगेटिव चल जाए तो वो तो इनवैलिड वैल्यू होगा ना, तो ये नेगेटिव चल गया तो ये 0 आ जाएगा, और 0 है मतलब आपने कोई भी किसी भी मतलब एफ़ का वैल्यू 0 है यहाँ पर। ओके, तो इसको भी मैं डब्बे में डाल देता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 है मेरा ये। अब इक्वेशन नंबर 1 को देखो, इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ, और इक्वेशन नंबर 2 को भी देखना, इक्वेशन नंबर 2 मेरा ये है ना। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ध्यान से देखो, आपको बड़े आराम से एफ़ का रेंज मिल चुका है, एफ़ मस्ट बी लेस देन इक्वल टू दिस, एफ़ मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, है ना। तो आप कह सकते हो कि मेरा जो एफ़ का रेंज होगा ना, वो मैक्स ऑफ 0 कॉमा के माइनस एन प्लस जेड से लेकर, देखो यहाँ पर है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू मिन ऑफ के कॉमा जेड है, मिन ऑफ के कॉमा जेड, है ना। ये रहा यहाँ लिखा हुआ ना कि एफ़ का वैल्यू इससे बड़ा या तो इक्वल होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू हो सकती है एफ़ की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। हमें यहाँ पर क्या पता चल चुका है कि जो हम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ चूज़ कर रहे थे ना फ्लिप करने के लिए, उसको मैंने एफ़ से डिनोट किया था, याद है, उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। तो इतना जो हमने मैथ्स करके ये एफ़ का वैल्यू निकाला है, एफ़ याद रखना क्या था कि हम स्टार्टिंग में कितने ज़ीरो को फ्लिप करने का डिसीजन ले रहे हैं, उसके
उस पर ही डिपेंड करता है कि मेरा नेक्स्ट जो स्टेट होगा उसमें कितने ज़ीरोज़ होंगे। उस f को चुनने का एक रेंज है कि f का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक ही आप चुन सकते हो। अब एक एग्जांपल देखते हैं ताकि मैं इस मैथ्स को जस्टिफाई कर सकूँ, ताकि और आपको क्लियर हो सके। मैंने एक सिंपल सा एक स्ट्रिंग लिया है, इस स्ट्रिंग का लेंथ कितना है देखो तो 7 है, और मान के चलते हैं k इज इक्वल टू 3 है, मतलब एग्जैक्टली 3 इंडेक्स चुनना है आपको हर ऑपरेशन में। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं स्टार्टिंग में? 1 2 3 4 5 है ना, 5 है, और k आपका 3 फिक्स है। अब याद करो f का जो आप वैल्यू चुनने वाले हो, f इज इक्वल टू, उसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रेंज करेगा? मैक्स ऑफ 0 k माइनस एन प्लस जेड, k माइनस एन प्लस जेड टिल मिन ऑफ k जेड। k मेरा कितना है? 3 है, z मेरा 5 है, यानी कि f विल लाई बिटवीन 5 3 8 में 7 है, यानी कि मैक्स ऑफ 0 1 दैट इज़ 1, मिनिमम ऑफ 3 5 दैट इज़ 3, यानी कि f का वैल्यू 1 से 3 के बीच में लाई करेगा, यानी कि f का वैल्यू 1 हो सकता है, f का वैल्यू 2 हो सकता है, f का वैल्यू 3 हो सकता है, विच इज़ फाइन, जो कि एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि एक बार में आप 3 इंडेक्स को पिक कर सकते हो। तो देखो, अगर f का वैल्यू 1 हुआ, इसका मतलब आपने एक ही ज़ीरो को फ्लिप करने का डिसीजन लिया है, मतलब आपने क्या किया, एक ज़ीरो को पकड़ा और बाकी आपने 1 को पकड़ लिया, इन तीनों को फ्लिप किया। अगर f इज इक्वल टू 2 है, इसका मतलब आपने कोई 2 ज़ीरो को पकड़ा, मान लें इन दोनों को पकड़ लिया और एक 1 को पकड़ा है। अगर f इज इक्वल टू 3 है, मतलब आपने 3 ज़ीरो को पिक किया है फ्लिप करने के लिए, है ना। और k इज इक्वल टू 3 ही इंडेक्स आप चूज़ कर सकते हो, तो f का वैल्यू 1 से 2 से 3 तक जा सकता है। अगर आपको f मिल चुका है तो नेक्स्ट स्टेट में कितने नंबर ऑफ जीरोज़ होंगे उसका फॉर्मूला मुझे ऑलरेडी पता है, याद करो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, z प्लस k माइनस 2 इंटू एफ, ये फॉर्मूला मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में। तो z मेरा कितना है? 5 है, प्लस k का वैल्यू कितना है? 3 है, माइनस 2 इंटू एफ, यानी कि 2, कितना हो गया? 6 हो गया। इसका मतलब अगर आपने एक f को, यानी कि एक ज़ीरो को चूज़ किया फ्लिप करने का, तो जो नेक्स्ट स्टेट होगा उसमें 6 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। अभी मैं आपको प्रूफ भी करके दिखा देता हूँ। मान के चलते हैं आपने इस ज़ीरो को चूज़ किया फ्लिप करने का, और आपने बाकी इन दोनों 1 को चूज़ कर लिया फ्लिप करने का, टोटल 3 इंडेक्स मैंने चूज़ कर लिया। अब उनको फ्लिप करो, ये 0 1 बन जाएगा, ये 1 0 बन जाएगा, 0 0, ये 1 0 बन जाएगा, 0 0, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, एग्जैक्टली 6 ज़ीरोज़ आ गए, यानी कि हमारा फॉर्मूला एकदम करेक्ट है। देखो 6 ज़ीरो आ गया, जेड डैश। सिमिलरली यहाँ पर जेड डैश कितना आएगा? जेड प्लस के माइनस, यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जेड प्लस के माइनस 2 इंटू एफ, यानी कि 5 प्लस 3 माइनस 2 इंटू एफ 4, आंसर आया 4। सिमिलरली जेड डैश, या इस केस में क्या होगा? 5 प्लस 3 माइनस 2 इंटू 3 6, यानी कि आएगा 2। ठीक है, तो अगर मैं ग्राफ में इसको शो करूं तो स्टार्टिंग में मेरा z का वैल्यू कितना था? z का वैल्यू मेरा स्टार्टिंग में 5 था। तो अगर आपने f यानी कि एक ज़ीरो को फ्लिप करने का ट्राई किया, अगर f इज इक्वल टू 1, एक ही ज़ीरो को फ्लिप करने का ट्राई किया, बाकी 1 को आपने पिक किया फ्लिप करने के लिए, तो जो नया z डैश आया था, याद है कितना आया था? 6 आया था। अगर आपने f इज इक्वल टू 2 ज़ीरो को पिक किया फ्लिप करने के लिए, तो आपका जो नया स्ट्रिंग स्टेट आएगा उसमें ज़ीरो कितने थे? 4 होंगे। और जो f इज इक्वल टू अगर आपने 3 चुना, तो नया z डैश कितना होगा? 2 होगा। अब इसी तरह बाकी स्टेट को भी आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे इसको मैं अगर फर्दर सॉल्व करके दिखाऊं, तो z डैश इस बार 4 है, यानी कि अब मेरे पास जो ये वाला जो स्टेट है इसमें सिर्फ 4 ज़ीरोज़ हैं। तो अगर z डैश 4 है, तो अब मैं कितने ज़ीरोज़ को पिक कर सकता हूँ फ्लिप करने के लिए, उसका भी रेंज निकालेंगे। रेंज निकालने का वही फॉर्मूला था, f का जो रेंज होगा वो मैक्स ऑफ दिस एंड मिन ऑफ दिस तक जाएगा। तो यहाँ पर मैं निकाल देता हूँ, मैक्स ऑफ 0 k माइनस एन प्लस k माइनस एन प्लस जेड डैश होगा, क्योंकि अभी मैं इस स्ट्रिंग का निकाल रहा हूँ, इस स्ट्रिंग का जेड डैश है, कॉमा मिन ऑफ k जेड। तो f निकाल लेता हूँ, कितना होगा देखो तो, मैक्स ऑफ 0 k तो मेरा 3 है, माइनस n मेरा 7 है, प्लस जेड डैश यहाँ पर 4 है ना। तो 4 3 7 माइनस 7, यानी कि 0 हो गया। 0 से लेकर मिनिमम ऑफ k माइनस जेड, k मेरा 3 है, जेड k माइनस जेड डैश होगा, सॉरी, जेड डैश मेरा 4 है। तो f का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 0 से लेकर 3 तक जा रहा है। तो यानी कि f का वैल्यू मैं 0 लगा सकता हूँ, f का वैल्यू 1 लगा सकता हूँ, f का वैल्यू 2 लगा सकता हूँ, f का वैल्यू 3 लगा सकता हूँ, है ना। और हर f के लिए आप नया z निकालोगे, z डबल डैश
जेड डबल डैश, जेड डबल डैश, जेड डबल डैश, जैसे हमने यहाँ पर किया था, यहाँ पर निकाला था ना हर एफ़ के लिए। सिमिलरली यहाँ पर भी जेड डैश है तो इसके लिए भी अलग निकलेगा, इसके लिए भी अलग निकलेगा। एंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम किसी स्टेट में पहुंचने में मुझे कितने ऑपरेशंस लगे हैं वो कैसे पता करेंगे? हम उसके लिए एक वेक्टर ले लेंगे या कहीं पर स्टोर कर लेंगे। फॉर एग्जांपल एक ऑपरेशंस नाम का एरे ले लेंगे और ये क्या स्टोर करेगा? यहाँ पर ऑपरेशंस स्टेट विल बी इक्वल टू, इसका मतलब क्या हुआ कि मिनिमम ऑपरेशंस रिक्वायर्ड टू रीच दिस स्टेट। ठीक है, और यहाँ पर स्टेट का मतलब क्या हुआ कि मेरा करंट ज़ीरो का वैल्यू क्या है। जैसे z इज इक्वल टू 5 है तो ऑपरेशंस 5 का मतलब क्या हुआ कि उस स्टेट में पहुँचने में कितना ऑपरेशन लगा जिस स्टेट में मेरे पास नंबर ऑफ़ ज़ीरोस 5 थे। तो ये तो इनिशियल स्टेट है, नंबर ऑफ़ ज़ीरोस 5 मेरे इनिशियल थे, तो मैंने कोई ऑपरेशन तब नहीं लगाया था, तो ऑब्वियसली इसका वैल्यू ज़ीरो होगा। नो ऑपरेशन रिक्वायर्ड, क्योंकि इनिशियल मेरे पास 5 ज़ीरोस थे, है ना। रीच एट दिस स्टेट, यहाँ पर स्टेट का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ ज़ीरोज़। अब सिमिलरली मान लेते हैं ये स्टेट 2 है, यहाँ पर z का वैल्यू 2 था, तो ऑपरेशंस 2 का मतलब क्या हुआ कि 2 0 वाले स्टेट में पहुंचने में कितना ऑपरेशन लगा? याद करो, 2 में मैं आया कहाँ से था? z इज इक्वल टू 5 वाले स्टेट से आया था, तो मैं पूछूंगा कि मैं 5 से आया हूँ इस स्टेट 2 पर। ओके, तो पहले मैं पता करूँगा कि 5 वाले स्टेट में मुझे आने में कितना लगा था, और उसमें एक ऑपरेशन मैंने किया तभी तो मैं इस 2 पर आया था, है ना। ये देखो, मान लेते हैं मैं किसी दूसरे स्टेट से इस 5 स्टेट पर आया था, उसका जितना भी ऑपरेशन लगा होगा वो मैं कैसे निकालूंगा? ऑपरेशंस ऑफ 5 करके, जो कि अभी करंटली वैल्यू 0 है क्योंकि 5 मेरा इनिशियल स्टेट था। +1 मैंने क्यों किया? क्योंकि 5 से मैं इस स्टेट पर आया तो मुझे ऑब्वियस एक ऑपरेशन लग रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने में एक ही ऑपरेशन लग रहा है ना। यहाँ से मैं यहाँ गया तो एक ऑपरेशन लग रहा है। सिमिलरली अगर मैं 2 से किसी दूसरी स्टेट में गया, मान लेते हैं यहाँ पर मुझे z डबल डैश 3 मिलता है, तो z डबल डैश यहाँ पर क्या है? 3 है ना, तो 3 वाले स्टेट में पहुँचने में मुझे कितने ऑपरेशन लगेंगे? तो मैं पूछूंगा कि 3 वाले स्टेट में मैं आया कहाँ से था? 2 से आया था, तो 2 में पहुँचने में कितना ऑपरेशन लगा था? जितना भी लगा था उसमें +1 एक ऑपरेशन करके मैं स्टेट 3 में आया था। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं इंटायर जब तक ये मेरा BFS चल रहा होगा तब तक हम ये इन्फॉर्मेशन स्टोर करते रहेंगे, है ना। और जो भी स्टेट मेरा आएगा उन सबको मैं क्यू में डालता रहूँगा, क्यों? क्योंकि मैं BFS कर रहा हूँ। ओके, और सबसे ज़रूरी चीज़ मैंने आपको बताया था कि जैसे ही मेरा z 0 हो जाएगा, है ना, जैसे ही मेरा z 0 हो जाएगा मैं आँख बंद करके रिटर्न ऑपरेशंस ऑफ z कर दूंगा। z का वैल्यू 0 हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि z इज इक्वल टू 0 स्टेट में पहुंचने में कितने ऑपरेशन लगे वही तो मेरा मुझे निकालना है ना। z इज इक्वल टू 0 मतलब सारे 1 अब हो चुके हैं, और मैं इसी वक्त रिटर्न क्यों कर गया? क्यों? क्योंकि भाई BFS कर रहा हूँ तो ये गारंटीड है कि मैं जब पहुँचूंगा इस z पर तो मैं मिनिमम ऑपरेशंस में ही पहुँचूंगा। BFS करने का यही फ़ायदा है। तो देखो, अब बड़े आराम से हमने अब तक जितना सीखा है उसको हम स्टोरी टू कोड कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो, बहुत इजीली कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। सबसे पहले हम स्टार्टिंग वाले स्टेट में पहुंच जाते हैं। मेरा टॉप जो स्टेट है, टॉप स्टेट क्या है? z इनिशियली मेरे पास कितना ज़ीरोस था, तो उसको मैं स्टार्टिंग में ही काउंट कर लूँगा। जो मेरा इनपुट स्ट्रिंग होगा ना, मैं काउंट कर लूँगा कि स्टार्टिंग में मेरे पास कितना ज़ीरोज़ है, तो उसको मैं स्टार्ट ज़ीरोज़ इज इक्वल टू टोटल ज़ीरोज़ वी हैव इन द बिगनिंग। ठीक है, स्टार्टिंग में मेरे पास इतना ज़ीरोज़ है और इस ज़ीरो में पहुंचने में मुझे कितने ऑपरेशंस लगे? ऑपरेशंस टू रीच स्टार्ट ज़ीरोज़ वाला स्टेट
इज इक्वल टू 0, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में ही यही पर हूँ, इसी स्टेट में हूँ। तो ये मैंने कर दिया और मुझे क्यू में मैं डाल दूंगा क्यू डॉट पुश कि मेरा करंट स्टेट क्या है, स्टार्ट 0 का जितना काउंट है। ठीक है, अब वही ख़ानदानी तरीका कि भाई जब तक नॉट ऑफ क्यू डॉट एम्प्टी, जब तक क्यू एम्प्टी नहीं है तब तक हम बी एफ एस करते रहेंगे। वही नॉर्मल जो बी एफ एस का कोड होता है। और स्टार्टिंग में एक और इंटरेस्टिंग चीज़, मतलब इजी चीज़ आप एक और ये कर सकते हो कि मान लेते हैं स्टार्टिंग ज़ीरोज़ का काउंट ही ज़ीरो था, मतलब इफ़ मेरा स्टार्टिंग में ही ज़ीरोज़ का काउंट ज़ीरो था, इसका मतलब सिर्फ मेरे इनपुट में सिर्फ 1 1 1 1 है और मुझे यही तो चाहिए होता है। तो मैं बोल दूंगा कि मुझे कोई ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं रिटर्न 0 इधर ही कर दूंगा, है ना। देखा है तो एक अर्ली रिटर्न मैंने मार दिया है उन टेस्ट केसेस के लिए जिसमें 0 है ही नहीं मेरे इनपुट में, तब तो मैं इधर ही आंसर मिल गया, रिटर्न 0, नो ऑपरेशन रिक्वायर्ड। पहले ही आप ये चेक लगा सकते हो। ठीक है, तो अब बी एफ एस यहाँ पर लिखते हैं वही ख़ानदानी टेम्पलेट बी एफ एस का कि सबसे पहले मैं निकालूंगा कि मैं करंट मेरा कौन सा स्टेट है, कैसे निकालूंगा, क्यू डॉट फ्रंट करके निकालूंगा और क्यू को पॉप कर लूँगा। बी एफ एस ऐसे ही तो करते हैं। और याद करो मैंने आपको बताया था कि मेरा एफ़ का वैल्यू कहाँ से कहाँ वैरी करेगा, याद करो ये हमने निकाला था ना स्टार्टिंग में। तो देखो इसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, एफ़ कहाँ से कहाँ रेंज करेगा, उसका मैं मिनिमम वैल्यू निकाल लेता हूँ। मिनिमम ऑफ एफ़, एफ़ क्या था कि कितने ज़ीरो मुझे फ्लिप करने हैं इस टर्न में। तो एफ़ का मिनिमम वैल्यू देखो ये है ना, स्टार्टिंग रेंज का स्टार्टिंग वैल्यू क्या, मैक्स ऑफ 0 कोमा के माइनस एन प्लस जेड, ये निकाल लूँगा मैं। मुझे सब कुछ पता है, के पता है, एन पता है और जेड मतलब करंट मेरा कितना ज़ीरो स्टेट है, जेड मैंने यहाँ क्यू से निकाल लिया। सिमिलरली जो रेंज का मेरा लास्ट पॉइंट है मैक्स एफ मिन ऑफ के कॉमा जेड, है ना, ये मैंने निकाल लिया। अब जब ये दोनों निकल गया, अब मैं क्या करूँगा, ये सारे एफ ट्राई कर लूँगा मिन एफ से लेकर मैक्स एफ तक। तो सिंपल क्या करेंगे, एक फॉर लूप लिख लेते हैं कि भाई मेरा जो पॉसिबल एफ है वो मिन एफ एफ लेस देन इक्वल टू मैक्स एफ एफ प्लस प्लस। ओके, फॉर एनी गिवन एफ आपको नया जेड डैश मिल जाएगा। जैसे ये जेड है तो जेड डैश क्या निकलेगा आपका, जेड डैश की जगह आई थिंक न्यू जेड ज़्यादा बेटर वेरिएबल नेम है। न्यू जेड विल बी इक्वल टू करंट जेड आपको पता है जेड प्लस के माइनस 2 टाइम्स एफ, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, है ना। इफ़ अगर ऑपरेशंस ऑफ ये न्यू जेड का वैल्यू हमने ऑलरेडी नहीं निकाल रखा है तो उसकी वैल्यू स्टार्टिंग में -1 अगर होगी तो मैं क्या करूँगा, उसका आंसर निकाल दूंगा यहाँ पर। ऑपरेशंस, नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू रीच दिस न्यू जेड स्टेट विल बी इक्वल टू, ये न्यू जेड में मैं कहाँ से आया हूँ, जेड से आया हूँ, तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू रीच टिल जेड, उसमें +1 किया, मतलब एक ऑपरेशन किया तो न्यू जेड में आ गया, ये अपडेट कर दिया। एंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ सिंपल सा चेक लगा दो कि इफ़ अगर मेरा न्यू जेड जो है 0 इज इक्वल टू 0 आ गया, मतलब अब मेरा नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो है वो 0 आ चुका है, मैं उस स्टेट में आ गया हूँ जिसमें मेरे पास 0 है ही नहीं, तो मैं आँख बंद करके रिटर्न कर दूंगा ऑपरेशंस रिक्वायर्ड टू रीच न्यू जेड, क्योंकि न्यू जेड 0 है। और अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पर कुछ नहीं करो, क्यू में पुश कर दो इस न्यू स्टेट को, न्यू जेड को पुश कर दिया। और कुछ नहीं, जब ये मेरा बी एफ एस ख़त्म होगा तो मैं चेक यहाँ पर सिंपली लास्ट में रिटर्न -1 कर दूंगा। -1 करने से मैं क्यों कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि हम पूरे बी एफ एस के दौरान न्यू जेड इज इक्वल टू 0 पहुँच ही नहीं पाए कभी भी। तो प्रॉब्लम में बता रखा है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कि कभी भी अगर 0 नहीं ला पाए, मतलब ये अगर आप इस स्टेट में कभी नहीं पहुँच पाए तो रिटर्न -1 कर देने को, तो हमने लास्ट में वही रिटर्न किया। ओके, और अब एक बात बताओ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, बी एफ एस है, ग्राफ का एक तरह का ग्राफ ही तो है ये।
और ग्राफ का BFS का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, V+E होता है, जहाँ पर V क्या है, नंबर ऑफ वर्टिसीज है। तो याद करो हमारे इनपुट में कंस्ट्रेंट में याद है क्या दे रखा था कि जो n का जो लेंथ होगा, सॉरी जो स्ट्रिंग का लेंथ होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 10⁵ तक जाएगा। ठीक है, तो वर्स्ट केस में मान के चलते टोटल नंबर ऑफ वर्टिसीज 10⁵ बन गया। टोटल नंबर ऑफ वर्टिसीज या फिर नोड्स बोल लो 10⁵ है, प्लस टोटल नंबर ऑफ एजेस है। नंबर ऑफ एजेस कितने थे याद करो, हर नोड से मान लेते मेरा ये नोड है जिसका स्टेट z है, तो कितने एजेस निकल कर आते थे याद है? हम एक फॉर लूप लगाते थे ना, f का जो वैल्यू होता था अलग अलग होता था, f का रेंज होता था ना कुछ, ये वाला मैंने आपको जो बताया था यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो मैक्स ऑफ 0,k-n+z से लेकर मिन ऑफ k,z, इतने नंबर ऑफ एजेस ट्राई करते थे, तब नया नया न्यू z निकल कर आता था, है ना। तो इसमें अगर मैक्स ऑफ वर्स्ट केस में क्या होगा कि मैक्स वाला वैल्यू 0 होगा, 0 से लेकर मिन ऑफ k तक मान लो, ये k यानी कि k-0 वैल्यूज टाइम्स ये फॉर लूप चलेगा, और k-0 दैट इज k नंबर ऑफ न्यू स्टेट्स निकल कर आएंगे। तो वर्स्ट केस में कितने एजेस निकल कर आ रहे हैं, k एजेस निकल कर आ रहे हैं फ्रॉम एवरी नोड, और यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे नोड्स हैं, तो यहाँ 10⁵ को n मान लेते हैं, n प्लस फ्रॉम एवरी नोड वी हैव k एजेस। ये मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। अभी इसमें बहुत बड़ी दिक्कत है, अगर आप नोटिस करो कि ये n 10⁵ है और k का वैल्यू n तक जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 10⁵, तो ऑब्वियसली अप्रॉक्सीमेटली O(n²) का सोल्यूशन हो गया ये। तो टाइम लिमिटेड एक्सीड आने के चांसेस हैं, बट स्टिल हम लोग ये अप्रोच सबमिट करके देखते हैं, फिर हम देखते हैं क्या है हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो चलो इस अप्रोच का कोड कर लेते हैं। n=s.length मैंने ले लिया है, और स्टार्टिंग मेरे पास नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं वो मैं निकाल लेता हूँ। फॉर कैर एंड ch इन स्ट्रिंग s इफ़ ch कैरेक्टर 0 है तो स्टार्टिंग जीरोस का वैल्यू ++ कर लो। ठीक है, और यहाँ पर पहले ही आप चेक डाल सकते हो कि अगर मुझे 0 मिला ही नहीं, मतलब ऑलरेडी सारे के सारे कैरेक्टर 1 हैं, तो मैं यहाँ से रिटर्न 0 कर दूंगा, नो ऑपरेशंस रिक्वायर्ड, नो ऑपरेशंस रिक्वायर्ड। ओके, और अगर ऐसा नहीं है तो चलो आगे बढ़ते हैं, एक वेक्टर ले लेते हैं, वेक्टर ऑफ इंट ऑपरेशंस नाम से, इसका साइज़ n+1 रख देते, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कितना 0 हो सकता है मेरे स्ट्रिंग में, ज़्यादा से ज़्यादा n ज़ीरोस हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर -1 रख देते हैं, और ये याद करो क्या स्टोर करेगा, ऑपरेशंस ऑफ z विल बी इक्वल टू मिन ऑपरेशंस रिक्वायर्ड टू रीच स्टेट in which we have z ज़ीरोज़, और मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा कितने ज़ीरोज़ हो सकते हैं, n ज़ीरोज़ हो सकते हैं, इसलिए मैंने n+1 साइज़ लिया ताकि n वैल्यू भी मैं रिप्रेजेंट कर सकूं ऑपरेशंस वाले एरे में। अब वही ख़ानदानी अपना BFS के लिए q डिफ़ाइन करते हैं, q डॉट पुश, मेरा स्टार्टिंग स्टेट क्या है, जितने स्टार्ट ज़ीरोज़ के वैल्यू हैं, और कितना ऑपरेशंस लगा, 0 ऑपरेशन लगा इस स्टेट में आने में, वाइल नॉट ऑफ q डॉट एम्प्टी इंट z इज इक्वल टू q डॉट फ्रंट, q डॉट पॉप, और फॉर एनी गिवन z मैं वहाँ से कितने स्टेट्स में जा सकता हूँ, इंट मिन f will be equal to max of 0,k-n+z int max f is equal to min of k,z। यही था मेरा। अब मैं सारे f ट्राई मार लूँगा, f इज इक्वल टू मिन f से लेकर f लेस देन इक्वल टू मैक्स f f++, एंड फॉर एनी गिवन f मेरे पास ऑलरेडी फार्मूला है जिससे मैं न्यू स्टेट निकाल सकता हूँ। करंट स्टेट z है तो z' निकाल सकता हूँ, तो इंट न्यू z यानी कि z' विल बी इक्वल टू, करंट स्टेट z था k-2 इंटू f। ये सारे फार्मूला हमने ऑलरेडी डिराइव कर रखे हैं। इफ़ अगर मैंने इस न्यू z का आंसर नहीं निकाल रखा है, इफ़ ऑपरेशंस
ऑफ न्यू जेड इज इक्वल टू -1, मतलब इसका आंसर अभी तक नहीं निकाला मैंने, तो ऑपरेशंस ऑफ न्यू जेड विल बी इक्वल टू ऑपरेशंस ऑफ जेड प्लस एक ऑपरेशन करके न्यू जेड में आए थे तो +1 किया मैंने। और इंश्योर कर लेना कि अगर न्यू जेड जो है आपका अगर वो 0 हुआ, मतलब ऑलरेडी आप 0 स्टेट में पहुंच चुके हो और BFS है, तो ये आपके लिए बेस्ट आंसर में आप मिनिमम ऑपरेशन में पहुंचोगे। तो ऑपरेशंस ऑफ रीचिंग न्यू जेड रिटर्न कर दिया मैंने। और अगर ऐसा नहीं है तो न्यू स्टेट को क्यू में पुश करना मत भूलना, ये मेरा न्यू स्टेट है, और लास्ट में रिटर्न -1 कर दो कि आपको आंसर मिला ही नहीं। इसको एक बार रन करके देखते हैं। इफ़ यू आर एबल टू पास ऑल द एग्जाम्पल टेस्ट केसेस, इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं। टाइम लिमिट एक्सीड आएगा और मैंने आपको बताया भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका n² की तरफ जा रहा है, बट वी शुड बी एबल टू पास अ लॉट ऑफ टेस्ट केसेस। लेट्स सी कितने टेस्ट केसेस पास कर पाए हम। 987 टेस्ट केसेस, नॉट बैड है ना। हमने कितना 12 टेस्ट केस हमें टाइम लिमिट एक्सीड दे रहा है। तो देखते हैं कि क्यों टाइम लिमिट एक्सीड दे रहा है और इसको कैसे हम इम्प्रूव करेंगे। टीएलई क्यों आ रहा है वो बहुत आसान है यहाँ पर समझ पाना। यही एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ दोबारा। n=7, k=3, इसका 7 लेंथ है, k=3 मान लेते हैं। स्टार्टिंग में मेरे पास कितने जीरोज़ है, 5 जीरोज़ है। तो अगर आप नोटिस करो, मान लेते हैं ये मेरा z=5 है करेंटली, ये मेरा करंट स्टेट है। तो हम कैसे निकालते थे अपना जो नया स्टेट होता था न्यू जेड, उसके लिए पहले मैं निकाल लेता था कि f का क्या पॉसिबल वैल्यूज़ है ना। मिनिमम ऑफ f का वैल्यू क्या होगा, याद करो कैसे निकालते थे। मैक्स ऑफ 0, k-n+z से लेकर मिन ऑफ k-z। तो मैक्स ऑफ 0, k मेरा कितना है, 3 है, -7 है, +5 है, तो कितना हो गया, 1 हो गया। यानी कि f का वैल्यू 1 से लेकर मिनिमम ऑफ k-z कितना हो जाएगा, 3 होगा, है ना। k मेरा 3 है, z मेरा 5 है, तो यानी कि 1 से लेकर 3 तक के f के वैल्यूज़ हो सकते हैं। तो f का वैल्यू अगर मैं 1 रखूँगा तो z का कुछ और वैल्यू आएगा, f का वैल्यू 2 रखूँगा तो कुछ और वैल्यू आएगा, f का वैल्यू 3 रखूँगा तो कुछ और वैल्यू आएगा। ओके, तो अगर f का वैल्यू मैं 1 रखता हूँ तो कैसे निकालते थे न्यू z का वैल्यू, जो नया z आएगा मेरा। फॉर्मूला क्या था, z + k-2 × f। z मेरा 5 है, +3 - 2, 5 3 8 -2, यानी कि f = 1 के लिए 6 आया। सिमिलरली f = 2 के लिए 4 आएगा, f = 3 के लिए 2 आएगा। तो नया z' मुझे ये पॉसिबल मिल रहा है, इतने पॉसिबल स्टेट्स हैं। ओके, और अगर मैं फर्दर इन लोगों को, ये मेरा क्या है, z' है, ये सारे z' है। मैं फर्दर अगर इनको ग्रो करूँगा इन ट्रीज़ को, तो देखो होगा क्या। इस 6 का देखूँ तो यहाँ से फर्दर और कौन कौन से स्टेट में आप जा सकते हो, 5 पर जा सकते हो। आप फार्मूला से निकाल लेना, 5 मिल जाएगा आपको। 3 पर जा सकते हो, और इस 4 से फर्दर आप 7 पर जा सकते हो, 5 पर जा सकते हो, 3 पर जा सकते हो, स्टेट 1 पर जा सकते हो। सिमिलरली इस 2 से आप फर्दर 1 पर जा सकते हो, 5 पर जा सकते हो, 3 पर जा सकते हो, 1 पर जा सकते हो। ये एक बार आप वेरीफाई कर लेना, मैंने ऑलरेडी निकाल के रख लिया था। और इसी तरह आगे आप जा सकते हो। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर बहुत सारे आपको रिपीटिंग स्टेट्स दिख रहे होंगे। एक तो मुझे यहाँ 3 दिख गया, यहाँ पर ये देखो 3 ऑलरेडी मैंने यहाँ पर सॉल्व कर रखा होगा। फिर यहाँ पर 3 मुझे दोबारा दिख गया, तो रिपीटिंग स्टेट्स बहुत सारे हैं यहाँ पर। 5 देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ऊपर भी था 5 स्टेट, यहाँ पर एक और 5 दिख गया मुझे। 1 वाला स्टेट देखो कितनी बार रिपीट हुआ, 3 बार यहाँ पर 1 रिपीट हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं ना कि कुछ स्टेट्स, ऐसे कई स्टेट्स हैं जिनको हम रिपीट बार बार कैलकुलेट कर रहे हैं, जहाँ मुझे जो जाने की ज़रूरत नहीं है ना। यहाँ पर आप 1 ऐसा अगर होता कहीं, अगर आप स्टोर कर लेते कि आपने ऑलरेडी 1 का यहाँ पर निकाल रखा है, तो आप यहाँ जाते ही नहीं, है ना। ये देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 रिपीट हो रहा है। ओके, तो बेकार में आप जो फॉर लूप चला रहे हो, फॉर लूप में 7 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर मैंने गलती से एक बार और 1 लिख दिया इधर, इसको इग्नोर करना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, नोटिस करो स्टेट्स रिपीट होते हुए तो आपको साफ साफ दिख रहे हैं। तो एक बार वापस से चलते हैं
कि हम हर बार करते क्या थे, मान लेते फॉर एनी गिवन स्टेट z मान लेते हैं ज़ीरोज़ था, तो हम पहले निकालते थे मिन कितने ज़ीरोज़ हम इन फ्लिप कर सकते हैं, मैक्स ऑफ 0 कॉमा k माइनस n प्लस जेड, और मैक्स यानी कि मिन ऑफ z कॉमा k, यही तो निकालते थे। और फिर हम लोग इसी मिन f से मैक्स f तक फॉर लूप लिखते थे, फॉर f इज इक्वल टू मिन f से लेकर f लेस देन इक्वल टू मैक्स f प्लस प्लस, और हर f के लिए हम क्या करते थे, एक न्यू z निकालते थे। न्यू z इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता था, करंट z प्लस k माइनस 2 टाइम्स f, तो इससे मुझे नया z मिल जाता था। और मान लेते हैं मेरा करंट z अगर 4 है, मेरा करंट z 4 है, तो याद करो मेरा न्यू z क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है। ओके, तो अब देखो एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर मैं हर एक f पर इटरेट कर रहा हूँ, हर एक f पर, जबकि हर एक f पर इटरेट करने से रिपीटिंग स्टेट्स आ रहे हैं, है ना। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे लिए यही है। क्या हम इसको अवॉइड कर सकते हैं? अब देखो नोटिस करो, आप अवॉइड कर सकते हो। अगर मैं इस फॉर लूप को हटा दूँ, सारे f में जाने की ज़रूरत नहीं है। देखो मैं क्या करूँगा, मुझे f का मिनिमम वैल्यू पता है, f का मैक्सिमम वैल्यू पता है ना। तो अगर मिनिमम वैल्यू को अगर मैं देखूँ, तो यहाँ पर 2 टाइम्स अगर मैं मिनिमम f यूज़ कर लूँ, f ना यूज़ करके मिनिमम f यूज़ कर लूँ, तो मुझे मिनिमम न्यू z मिल जाएगा। और मैक्स न्यू z निकालने के लिए सेम फॉर्मूला लगाएंगे, z प्लस के माइनस 2 टाइम्स मैक्स f। तो इस बार मैंने क्या किया कि z का सारा वैल्यूज़ नहीं निकाला है, 1 3 5 7 सारा वैल्यू नहीं निकाला, मैंने बस यहाँ पर मिनिमम वैल्यू निकाल लिया है कि 1 और मैक्सिमम वैल्यू 7 आएगा। और एक चीज़ ध्यान देखो, यहाँ पर मिनिमम स्टेट का मिनिमम वैल्यू 1 है, मैक्सिमम वैल्यू 7 है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 1 से लेकर 7 तक सारे वैल्यूज आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखो याद करो, हमारा जो फॉर्मूला है निकालने का, देख रहे हो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड है, तो अगर देख रहे हो 1, देख रहे हो ऑड नंबर है, तो इसके बाद वाले भी सारे ऑड नंबर्स आएंगे, यानी कि 1 के बाद 3 आएगा, ये 2 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, तो यानी कि 1 3 5 7 स्टेट्स ही आएंगे। और याद करो ये देखो यहाँ पर सारे ऑड भी थे, है ना, 1 3 5 7। यहाँ पर भी देखो सबसे मिनिमम स्टेट क्या है, 1 है, तो इसके बाद वाले सारे ऑड है, 1 के बाद 3 आया, 3 के बाद 5 आया। यहाँ पर भी देखो मिनिमम स्टेट क्या है, 3 है, तो 3 के बाद देख रहे हो ऑड आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 अगर एक और स्टेट आता तो 7 आता, एंड सो ऑन। और यहाँ पर देखो अगर 5 स्टेट से नेक्स्ट स्टेट जब आप जा रहे थे, तो मिनिमम वैल्यू देख रहे हो 2 आया है, तो 2 के बाद 3 नहीं आएगा, 2 के बाद नेक्स्ट इवन आएगा, तो यानी कि अगर इवन आया तो इवन ही आता रहेगा, 2 4 6। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेट में अगर मिनिमम वैल्यू ऑड है तो ऑड आता रहेगा, 1 3 5 7, है ना। तो यहाँ पर भी देखो एग्जैक्टली वही चीज़ हमें ध्यान रखना है कि मिनिमम z अगर ऑड है तो इसके बाद वाले सारे जो स्टेट्स की वैल्यू होंगे वो भी ऑड होगा। तो अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर z इज इक्वल टू 4 था ना, तो z इज इक्वल टू 4 के लिए हमने देखा कि ये स्टेट्स है 1 3 5 और 7। अब मान लेते हैं z इज इक्वल टू, कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं z इज इक्वल टू जब 2 वाला स्टेट रहता, तो उस केस में भी कुछ कुछ ये वाले देखो रिपीट हो रहे थे। अगर ऊपर मैं ट्री डायग्राम में देखूँ तो देखो यहाँ पर 1 3 5 दोबारा आ रहा है, 1 3 5, तो मैं 1 3 5 में दोबारा जाऊँगा ही नहीं। तो मैं पता है एक काम क्या कर सकता हूँ, मुझे तो एक चीज़ तो मुझे स्टार्टिंग में ऑलरेडी पता है कि हमारा जो इनपुट स्ट्रिंग है उसमें उसका लेंथ कितना था, मान लेते हैं n इज इक्वल टू 7 था, तो ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम कितना ज़ीरो हो सकता है उसमें, ज़ीरो, एक भी ज़ीरो ना हो, या फिर एक ज़ीरो हो, या फिर दो ज़ीरो हो, या फिर तीन ज़ीरो हो, या फिर चार, या फिर पाँच, या फिर छः, या फिर सात ज़ीरो हो। यही सारे पॉसिबल ज़ीरोज़ हैं, है ना। इतने ही पॉसिबल ज़ीरोज़ हो सकते हैं ना हमारे एन लेंथ के स्ट्रिंग में। तो हम क्या करेंगे, मेरे पास ये ऑलरेडी ये डेटा ऑलरेडी है ना। अब देखो यहाँ पर जैसे ही मैंने देखा कि यार मैंने ऑलरेडी 1 3 5 और 7 को प्रोसेस कर रखा है, तो मैं यहाँ से 1 को हटा दूंगा, 3 को हटा दूंगा, 5 को हटा दूंगा, 7 को हटा दूंगा, है ना। मान के चलते हैं मेरा n और भी बड़ा होता, एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी ले लो, लाइक 20 ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर 7 होता, 8 होता, 9 होता, 10 होता, एंड सो ऑन टिल 20 होता।
तो अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर मैंने 1 को उड़ा दिया, 3 को उड़ा दिया, 5 को उड़ा दिया, 7 को उड़ा दिया। क्यों उड़ाया? क्योंकि फ्यूचर में मान लेते हैं z इज इक्वल टू कुछ था, मान लेते हैं z इज कुछ भी वैल्यू था, मान लेते हैं x मान लो। और इसके बाद जब मिन न्यू z मैंने निकाला, मिन न्यू z और मैक्स न्यू z जब मैंने निकाला, तो हो सकता है उसका मिनिमम वैल्यू 3 हो और मैक्स न्यू z 13 मान लेते हैं इसका वैल्यू 13 था। तो अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि कौन कौन से z के नए स्टेट्स आने वाले हैं। 3, 3 के बाद याद करो 5 आएगा, 5 के बाद 7 आएगा। क्योंकि मैंने आपको ऊपर बताया था कि अगर मिनिमम वैल्यू ऑड है तो खाली ऑड वैल्यूज आएंगे। 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, नहीं सॉरी 15 एंड सो ऑन, जितने भी ऑड वैल्यूज़ हैं। तो अब देखो ध्यान दो, इसमें इस बार मुझे जो नए z के स्टेट्स हैं इतने, इसमें से मुझे अब 3 नहीं जाने की ज़रूरत थी। 3 क्योंकि ऑलरेडी याद है यहाँ प्रीवियसली हमने यहाँ पर 3 वाला स्टेट यहाँ पर विजिट कर रखा है। फिर 5 में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, 7 में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, 9, हाँ 9 पर हमने विजिट नहीं किया था लास्ट टाइम, 9 में जा सकते हैं, फिर 11 में भी जा सकते हैं, 13 में भी जा सकते हैं। 15 में जाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि देखो मैक्सिमम वैल्यू देखो ना, मैक्स z 13 ही है ना, नया z इस z के लिए मैक्स न्यू z 13 ही है, तो मैं 13 तक ही रुक जाऊंगा, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। बट एक फ़ायदा आपने देखा कि हमने इसको इसको और इसको विजिट नहीं किया। 357 को हमने क्योंकि हम BFS कर रहे हैं तो 357 को हम क्यू में डालेंगे ही नहीं। तो देख रहे हो कितना इंप्रूवमेंट यहाँ पर हो रहा है। कुछ कुछ कितने स्टेट्स रिपीट होने वाले थे उनको अब हम रिपीट नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर आपने 3 को क्यू में डाल दिया, जैसे ये जो ऊपर जो ट्री डायग्राम हमने बनाया था, यहाँ पर अगर आपने 3 को वापस से क्यू में डाल दिया तो 3 का एक अलग ब्रांच बनेगा। और सेम यहाँ पर भी तो यही 3 था, इसका भी तो एक अलग ब्रांच बना होगा पास्ट में। तो बार बार आप ये पूरा रिपीट कर रहे हो पूरा ब्रांच, तो आप काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हो अगर आप यहाँ पर स्किप मार रहे हो 3 को, 5 को, 7 को। तो कैसे हम लोग पता करेंगे कि 3, 5, 7 हमने विजिट कर रखा है? तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, एक ज़ीरो नाम का एक सेट रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी मैंने 1 को, 3 को, 5 को कट कर रखा है। तो मान लेते हैं यहाँ पर 1, 3, 5 अब है ही नहीं, तो मुझे इसका जो मिनिमम वैल्यू है 3 का, सॉरी मिन न्यू z का मिनिमम वैल्यू 3 है। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, देखूँगा कि 3 है क्या, नहीं 3 नहीं है। तो मैं देखूंगा कि 3 के जस्ट बाद कौन सा वैल्यू अवेलेबल है ऑड में, लेकिन ऑड में देखना है मुझे। 3 के बाद 5 भी अवेलेबल नहीं है, मतलब 5 भी विजिट कर रखा होगा मैंने। 5 के बाद 7 भी अवेलेबल नहीं है, मतलब 7 भी विजिट कर रखा होगा। 7 के बाद 9 अवेलेबल है, तो मैं 9 से विजिट कर सकता हूँ टिल 13, है ना। ये नए स्टेट्स मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ, 9, 11 एंड 13, ये 3 न्यू स्टेट्स, ठीक है। बट यहाँ पर भी एक आप महंगा काम कर रहे हो क्या, कि आप लीनियरली चेक करना पड़ रहा है आपको। पहले आपने जब मिनिमम वैल्यू आपको 3 मिला तो आप यहाँ पर आए, 3 आपने ढूंढा, 3 जबकि यहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 एंड सो ऑन। तो लीनियरली फिर चेक कर रहे हो, तो ये गड़बड़ कर रहे हो। तो आप नोटिस करो ये कि ये जो 3, ये जो मिन न्यू जेड से लेकर मैक्स न्यू जेड है, ये 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, 13 होगा एंड सो ऑन। तो देख रहे हो ये सॉर्टेड है खुद में, और यहाँ पर सिर्फ ऑड वैल्यूज़ हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले कि अगर ऑड होगा मिनिमम स्टेट तो सारे नेक्स्ट वैल्यू भी मिनिमम होंगे। तो एक काम करते हैं ना, इसको इफ़िशिएंट बनाने के लिए सिंपल तरीका क्या है कि ऑड वाले स्टेट्स को एक अलग वेक्टर में रख लो। मान लेते हैं 0, 1, सॉरी 0, 2, ये इवन वाले को अलग से रख लिया मैंने एंड सो ऑन, और ऑड वाले को अलग से रख लिया 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन। ओके, तो अब इससे भी देखो फ़ायदा क्या होगा, क्यों रखा उसकी उसका उसका कारण भी समझो ना। जैसे यहाँ पर मिनिमम वैल्यू मुझे 3 मिला, तो मुझे पता है ये ऑड है, तो मैं ऑड वाले में जाऊँगा। ये ऑड है और ये इवन है, तो मैं ऑड वाले में जाऊँगा। और सिंस ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, ये सॉर्टेड है ना, और मैं इसको सेट ले लूँगा, सॉर्टेड सेट ले लूँगा, तो मैं आराम से 3 का लोअर बाउंड ढूंढ सकता हूँ। मतलब यहाँ पर मुझे 1 में जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं क्या करूँगा, लोअर बाउंड ऑफ 3 ढूंढूंगा। इसका मतलब कि कौन सा ऐसा वैल्यू जो 3 या 3 से बड़ा हो।
तो याद करो मैंने बताया था ना कि यहाँ पर हमने 1 को 3 को और 5 को ऑलरेडी विजिट कर रखा है, 7 को विजिट कर रखा है। तो हम ऑड वाले सेट से 1 को 3 को 5 को और 7 को ऑलरेडी हटा चुके होंगे। तो नेक्स्ट टाइम जब मुझे यहाँ पर मिन जेड 3 मिलेगा तो मैं इस ऑड वाले सेट में डायरेक्टली लोअर बाउंड ऑफ 3 सर्च कर लूँगा, मतलब फर्स्ट वैल्यू विच इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, जो कि मुझे लॉगरिथमिक टाइम में मिल जाएगा। तो फर्स्ट वैल्यू जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है वो 9 है, तो मैं डायरेक्टली 9 में आ जाऊँगा, है ना। इस तरह मुझे लीनियरली यहाँ पर सर्च नहीं करना पड़ा, जैसे लास्ट टाइम मैंने लीनियरली यहाँ पर 9 तक मैं पहुँचा था सर्च कर करके। यहाँ पर मैंने डायरेक्टली लोअर बाउंड ऑफ 3 लगाया तो मुझे 9 मिल गया, क्योंकि 1 3 5 7 हमने रिमूव कर रखा होगा पास्ट में, क्योंकि हमने एन इस वाले जब हम z इज इक्वल टू प्रीवियस वाले स्टेट में, इस वाले स्टेट में हमने इन स्टेट्स को मान लेते हैं डिलीट कर दिया था 1 1 3 5 और 7 को। तो अब यहाँ पर मुझे लोअर बाउंड मैंने लगाया ऑड वाले सेट में, तो मुझे मिनिमम न्यू जेड 9 मिला, है ना। और 9 और उसके बाद जस्ट एक एक आगे करेंगे, 9 के बाद 11 में जाएंगे, 11 के बाद 13 तक जाएंगे, 13 के बाद 15 में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो मैक्स न्यू जेड 13 तक ही है, तो मैं इधर ही तक रुक जाऊंगा। तो देखो आपने बहुत ज़्यादा रिडंडेंट स्टेट्स को अब रिमूव कर दिया है। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि क्यों हमें इवन और ऑड सेट की अलग अलग की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि यहाँ अगर मेरा मिनिमम जो न्यू जेड का वैल्यू था अगर ये ऑड है तो मुझे सिर्फ ऑड वैल्यूज़ ही आने वाले हैं आगे जाकर, है ना। और मैं आराम से लोअर बाउंड लगा पाऊंगा अगर मैंने अलग से एक ऑड का सेट ले रखा है, क्योंकि इसमें सिर्फ ऑड वैल्यू है। तो इसमें अगर मैं लोअर बाउंड लगाऊंगा तो मुझे नेक्स्ट ऑड ही वैल्यू मिलेगा। और अगर मैं अगर मेरा मिनिमम न्यू सेट अगर इवन होता तो मैं इवन वाले में सेट में लोअर बाउंड लगाऊंगा। ओके, तो मैं एक 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 हाइपोथेटिकल डायग्राम से आपको दिखाता हूँ कि कितना बड़ा इंप्रूवमेंट होने वाला है ये। मान के चलते n इज इक्वल टू 20 था, जो मेरा स्ट्रिंग का लेंथ है n इक्वल टू 20 था, और मान लेते हैं इनिशियली उसमें मान लेते हैं 11 ज़ीरोज़ थे, मान के चलते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेट जो मैंने निकाला z का, न्यू z 2 आया, 4 आया, 8 आया, और उसके बाद 2 के लिए 1 आया, 3 आया, 5 आया, इसके लिए 6 3 5 7 9 आ रहा है, 5 7 9 11 आ रहा है। अब मान के चलते हैं कि यहाँ पर जो 3 के बाद जो फर्दर आएगा स्टेट्स, वो मान लेते हैं बहुत बड़ा होने वाला है, मतलब कुछ बहुत बड़ा एक्सपेंशन होने वाला है यहाँ पर। सिमिलरली मान लेते हैं, तो देखो यहाँ पर ध्यान दो, जब 4 वाले स्टेट में मुझे दोबारा 3 दिखेगा तो मैं 3 को अब कंसिडर ही नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने 3 के लिए ऑलरेडी आंसर निकाल रखा होगा, है ना। और सिंस ये BFS है तो BFS हमेशा इंश्योर करता है कि हमें बेस्ट आंसर पहले बार में ही मिल गया होगा। तो ये मैं नहीं बोलूँगा कि यार 3 को अगर मैं यहाँ पर एक्सपैंड कर लेता तो मुझे बेटर आंसर मिलता, ऐसा नहीं है। मुझे जाने की ज़रूरत ही नहीं है इस 3 में, क्योंकि 3 के लिए मैंने यहाँ पर इतना कुछ ऑलरेडी कर रखा है, इसीलिए 3 को मैं ऑलरेडी सेट से हटा दूंगा यहाँ पर। और सिमिलरली मान लेते हैं यहाँ पर 5 के लिए बहुत बड़ा ये निकल कर आता, बहुत बड़ा सिनेरियो निकल कर आता। तो सिमिलरली देखो यहाँ फ्यूचर में 5 मुझे दिख रहा है, तो इस 5 को मैं कंसिडर ही नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने 5 के लिए ऑलरेडी यहाँ पर निकाल रखा है। तो देख रहे हो इतना ज़्यादा ऐसे कितने स्टेट्स होंगे जो कि हम रिडंडेंट है और जिनको हम दोबारा कैलकुलेट कर रहे थे अपने फर्स्ट वाले अप्रोच में, वो अब हम नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने आपको क्या सिखाया इस बार कि हमें करना बस कुछ नहीं है, स्टार्टिंग में हम हमारे पास कितने ज़ीरोज़ हो सकते हैं और कितने ऑड ज़ीरोज़ हो सकते हैं हमारे इनपुट में। मान लेते हैं हमारा इनपुट कितना था, इनपुट मान लेते हैं हमारा n था, तो हमारे पास इस स्ट्रिंग जो इनपुट स्ट्रिंग है उसमें 0 नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हो सकते हैं, या 2 नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हो सकते हैं, या 4 नंबर ज़ीरोज़ हो सकते हैं, या 6 नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हो सकते हैं, 8 नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हो सकते हैं टिल n। और या फिर ऑड नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ में 1 ज़ीरो हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 5 हो सकता है, या 7 हो सकता है, एंड सो ऑन। तो पहले ही हम यहाँ ये स्टोर करके रख लेंगे, क्योंकि ये डेटा तो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। अब मैं क्या करूँगा, जब मैं BFS कर रहा हूँगा, तो मैंने आपको क्या बोला था कि जैसे ही BFS में हमने यही लिखा था ना, वाइल नॉट ऑफ q डॉट एम्प्टी, हमने z निकाला था q डॉट फ्रंट से और इसको फिर पॉप कर लिया था, q डॉट पॉप किया। अब देखो इस z से मुझे न्यू नेक्स्ट स्टेट्स निकालना है ना। तो इस पर मैं क्या करूँगा, मुझे मिन f तो पता ही है निकालना और मैक्स f भी पता है निकालना।
इन दोनों की मदद से मैं min न्यू जेड और मैक्स न्यू जेड निकाल लूँगा इस बार, है ना। हमारे ब्रूट फोर्स अप्रोच में क्या था, मिन एफ से मैक्स एफ में फॉर लूप लगाते थे और उनके लिए न्यू जेड निकालते रहते थे। बट इस बार मैंने वो नहीं किया, मैंने इस बार रेंज ऑफ मिन जेड एंड रेंज निकाल लिया कि जेड जो नेक्स्ट जो न्यू जेड आने वाला है उसका रेंज क्या है, मिन न्यू जेड और मैक्स न्यू जेड। ओके, और उसके बाद मैं देख लूँगा कि भाई मिन न्यू जेड जो है अगर ये ऑड है, अगर जो मेरा मिन न्यू जेड है अगर ये ऑड हुआ तो मैं ऑड सेट में जाऊंगा और ये मिन न्यू जेड का लोअर बाउंड निकाल लूँगा। ऐसे निकाल लेते हैं, ऑटो इटरेटर इज इक्वल टू जो मेरा मिन न्यू जेड है इसका लोअर बाउंड निकाल लूँगा, लोअर बाउंड इन ऑड सेट। ऑड सेट में क्यों, क्योंकि भाई मिन न्यू जेड मेरा अगर ऑड है तब, और अगर वो मिन न्यू जेड मेरा अगर इवन होता तो मैं लोअर बाउंड इन इवन सेट निकालता और इटरेटर में असाइन कर देता। अब मुझे मिल चुका है पहला वैल्यू विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू मिन न्यू जेड और मुझे वहाँ का इटरेटर मिल चुका है। तो मैं अब मैं क्या करूँगा कि इटरेटर की मदद से उन हर न्यू जेड के वैल्यूज़ पर जाऊँगा टिल मैक्स न्यू जेड, सिर्फ उनमें ही जाऊँगा जो मेरे सेट में अवेलेबल है, बस उनमें ही जा रहा हूँ, है ना। तो मैं सिंपल यहाँ पर वाइल लूप लगा सकता हूँ चाहे तो, कि वाइल इटरेटर जो है नॉट इक्वल टू, सेट का एंड नहीं होना चाहिए, एंड एस्ट्रिस्क इटरेटर। एस्ट्रिस्क इटरेटर से क्या होगा, मुझे वैल्यू मिल जाएगी उसकी, इट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू मैक्स न्यू जेड थी तक मैं जाऊँगा सिर्फ, है ना। ठीक है, मैक्स न्यू जेड तक जाऊँगा और मुझे हर बार यहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट जो मेरा जेड आने वाला है वो क्या आएगा, एस्ट्रिस्क IT मैंने कर लिया, और वही फिर सेम चीज़ करेंगे कि भाई अगर इसका मैंने आंसर नहीं निकाला है, नेक्स्ट जेड इज इक्वल टू अगर -1 है तो इसका आंसर निकाल लो जो हम पहले कर रहे थे, ऑपरेशंस ऑफ नेक्स्ट जेड विल बी इक्वल टू ऑपरेशंस ऑफ, कहाँ से हम लोग आए हैं नेक्स्ट जेड में, जेड से आए थे ना, याद है स्टार्टिंग में जेड ही तो था, इसी से हम नेक्स्ट जेड में आए हैं। तो ये जेड में आने का जितने भी ऑपरेशन था वो उसमें +1 किया, एक ऑपरेशन लगाया तब नेक्स्ट जेड में आए हैं, तो +1 कर दिया। और बस यहाँ पर चेक लगा देना कि इफ़ नेक्स्ट जेड इज इक्वल टू 0 हो गया, मतलब आप 0 वाले स्टेट में पहुँच चुके हो, है ना, 0 स्टेट में पहुँच चुके हो। और सिंस ये BFS है तो गारंटीड है कि मैं ऑप्टिमल ऑपरेशंस में ही पहुँचाऊँगा, तो मैं ब्लाइंडली यहाँ से रिटर्न कर दूँगा ऑपरेशंस रिक्वायर्ड टू रीच नेक्स्ट जेड। और अगर 0 में नहीं पहुँचे हैं तो कोई बात नहीं, ये नया स्टेट है तो Q डॉट पुश नेक्स्ट जेड को पुश कर दो, है ना। और ये याद रखना कि जैसे ही आपने Q में पुश किया है उसको, यहाँ पर वाइल लूप के अंदर जिस भी इटरेटर के वैल्यू को आपने यूज़ कर दिया है उसको रिमूव करना मत भूलना उसी सेट से, है ना। तो मैं क्या करूँगा, IT इज इक्वल टू जो मेरा जो भी सेट रहा होगा, इवन सेट या ऑड सेट, उससे इरेज कर दूंगा उस वैल्यू को। कैसे इरेज करेंगे, IT सेट डॉट इरेज, IT जिस भी वैल्यू को पॉइंट कर रहा होगा उसको इरेज कर देंगे। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पर याद है, यहाँ पर जब मैंने 3 का लोअर बाउंड निकाला था तो 3 का लोअर बाउंड मुझे 9 ही मिला था, क्योंकि याद करो ये 1 3 5 7 ऑलरेडी डिलीटेड थे, तो लोअर बाउंड मुझे 9 मिलेगा। 9 से 13 तक मैं गया, 9 11 13 तक गया, उसको मैंने Q में डाल दिया। और लेकिन डाला तो उसके बाद मुझे इरेज भी करना है इनको, 9 को डिलीट मार देना, 11 को डिलीट मार देना, 13 को भी डिलीट मार देना, ताकि नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में कभी भी ये स्टेट आए तो मैं इनको रिस्पेक्ट नहीं करूँ, इनको इग्नोर कर दूँ, क्योंकि ये सेट में अवेलेबल भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं वही कर रहा हूँ, उनको इरेज भी करता चला जा रहा हूँ इटरेटर की मदद से। ओके, तो बस इतना ही इम्प्रूवमेंट था और हम आराम से अब इसका कोड कर सकते हैं। बट कोड करने से पहले मैं आपको यहीं पर दिखा देता हूँ कि हमने इम्प्रूवमेंट जो करी है उसका टाइम कम्प्लेक्सिटी कितना है। अगर आप नोटिस करो, मेरा n लेंथ था ना मेरा इनपुट स्ट्रिंग का,
तो मैंने आपको बता दिया था साफ साफ कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं इवन का साइज़ देखूं और ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ का साइज़ देखूं तो ज़्यादा ज़्यादा ज़ीरोज़ होंगे, या 2 या 4 या 6 एंड सो ऑन, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 3 5 7 एंड सो ऑन, है ना। एट मैक्स यहाँ पर n इवन ज़ीरोज़ हो सकते हैं या तो n ऑड ज़ीरोज़ हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन दी कि n क्या है ओवरऑल, n ऑड है या n इवन है। तो अब देखो, नोटिस करो, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितने होंगे? जितने नंबर ऑफ इवन स्टेट्स हैं, जितने नंबर ऑफ ऑड स्टेट्स हैं, इतने ही नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो सकते हैं ना। और किसी भी ज़ीरो स्टेट को, किसी भी स्टेट को हम दोबारा विजिट नहीं कर रहे हैं। देखो यहाँ पर अगर 3 वाला जो स्टेट है इसको मैंने विजिट कर रखा है, तो फ्यूचर में मैं 3 वाले स्टेट को विजिट नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पर 5 को अगर मैंने विजिट किया तो फ्यूचर में जो 5 है यहाँ पर मैं विजिट नहीं कर रहा हूँ उसको। तो ज़्यादा से ज़्यादा हो क्या रहा है कि टोटल हमारे पास कितने स्टेट्स हैं? इवन स्टेट्स इतने हैं, ऑड स्टेट्स इतने हैं, टोटल कितने स्टेट्स होंगे? टोटल n स्टेट्स होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कितना ज़ीरो हो सकता है? 0 या 1 या 2 या 3 या 4 टिल n, ज़्यादा से ज़्यादा n ज़ीरोज़ हो सकता है। तो 0 से लेकर n तक, यानी कि टोटल n+1 स्टेट्स पॉसिबल है मेरे पास। और हर स्टेट्स को हम सिर्फ एक बार विजिट कर रहे हैं इस बार, ठीक है। तो O(n+1) वहाँ हो गया, लेकिन हर बार आप अंदर ही अंदर लोअर बाउंड भी कॉल करते हो अपने इन इवन या फिर ऑड सेट्स पर, तो वहाँ पर लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जा रहा है। तो वर्स्ट केस में log of n ले लेते हैं इसको। तो देख रहे हो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अब O(n log n) हो जा रहा है। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो, है ना, जबकि इनिशियली मेरा O(n²) है। वहाँ पर हम हर एक गिवन स्टेट के लिए गारंटीड था कि जो नेक्स्ट स्टेट्स आते थे सभी स्टेट्स को विजिट करते थे, तभी वहाँ पर O(n²) चला जा रहा था। यहाँ पर है कि आप सारे स्टेट्स को सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा एक बार विजिट कर रहे हो, क्योंकि जब आप किसी स्टेट को विजिट करते हो तो आप उसको इवन सेट या फिर ऑड सेट से रिमूव भी कर देते हो ताकि फ्यूचर में दोबारा विजिट ना करो। इसीलिए n log n हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। अब हम इसको कोड करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। तो देखो, इसी कोड को हम लोग इम्प्रूव करेंगे। कोड में ज़्यादा चेंजेस नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर स्टार्टिंग वाला तो सब कुछ सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा। और बस इसके बाद मैंने क्या बोला था कि हमारे पास 2 सेट होना चाहिए, सेट ऑफ इंटीजर इवन सेट, सेट ऑफ इंटीजर ऑड सेट, ठीक है। ये मेरा स्टेट स्टोर करेगा कौन कौन से ज़ीरो स्टेट्स को हमने विजिट कर रखा है और कौन कौन को नहीं कर रखा है। जिनको कर लिया उनको मैं इन सेट से हटा दूंगा, एज सिंपल एज दैट। पहले तो मैं सारे सेट्स को यहाँ पर स्टोर भी कर लेता हूँ। फॉर इंट i इज इक्वल टू काउंट ऑफ ज़ीरोज़ कितना हो सकता है? 0 हो सकता है, या फिर काउंट ऑफ ज़ीरो जो है लेस देन इक्वल टू n तक हो सकता है, काउंट प्लस प्लस, क्योंकि मेरा n क्या है? स्ट्रिंग का लेंथ है। तो यहाँ पर मैं स्टोर कर लेता हूँ काउंट %2 अगर मेरा 0 है, मतलब वही इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ है, तो मैं इवन सेट में डालूंगा इसको, इवन सेट काउंट, एल्स ऑड सेट में डालूंगा डॉट इंसर्ट काउंट, ठीक है। ये हो गया मेरा। उसके बाद तो बस वही क्यू मेरा चल रहा था, BFS चल रहा था। और यहाँ पर अच्छा हाँ, और एक और चीज़, स्टार्ट में कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं ये भी तो एक स्टेट ही रहा होगा ना। तो इसको मैंने क्यू में अगर हमने यहाँ पर डाल दिया है ऑलरेडी, तो यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ कि अगर मेरा स्टार्ट में जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ था तो वो भी तो एक स्टेट है ना। अगर ये %2 इज इक्वल टू 0, मतलब ये इवन रहा होगा अगर ये स्टेट, तो मैं इवन सेट से इसको ऑलरेडी रिमूव कर दूंगा। इवन सेट डॉट इरेज स्टार्ट ज़ीरोज़ को इरेज कर दिया, एल्स ऑड सेट से इसको इरेज कर देंगे, ऑड सेट, ओके। तो जो जिस भी स्टेट को हमने विजिट कर लिया, मतलब हमने उसको क्यू में पुश कर दिया, उसको हम रिमूव हर बार करते चले जाएंगे डिपेंडिंग ऑन कि वो इवन सेट में प्रेजेंट होगा या ऑड सेट में प्रेजेंट होगा। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद वही नॉर्मल क्यू जो हमारा BFS जो चल रहा था, हमने इंट z निकाला, क्यू डॉट पॉप किया, min f निकाला, max f निकाला। बट अब ये फॉर लूप हम नहीं करेंगे। ये फॉर लूप को अब मैं पूरी तरह से यहाँ पर इग्नोर करूँगा, मतलब हटा दूंगा। बट उससे पहले याद करो, मैंने बताया था ना कि min न्यू z निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? z प्लस के माइनस 2 इंटू min f। सिमिलरिटी मैक्स
न्यू जेड क्या होगा, जेड प्लस के माइनस 2 इंटू मैक्स एफ। तो ये हमने निकाल लिया। अब डिपेंड करता है कि जो मेरा मिन न्यू जेड का वैल्यू वो ऑड है या इवन है। अगर ऑड है तो मैं ऑड वाले में सर्च करूँगा, इवन है तो इवन वाले में सर्च करूँगा। तो यहाँ पर मैं चेक लगा देता हूँ कि अगर मेरा जो मिन न्यू जेड जो है परसेंटाइल 2 इज इक्वल टू अगर ज़ीरो हुआ तो मैं इवन वाले सेट को देखूंगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक टेम्पररी रेफरेंस निकाल लेते हैं। रेफरेंस मतलब यहाँ एम्परसेंट लगा दूंगा, करंट सेट इसका नाम दे देते हैं। देखो यहाँ एम्परसेंट लगाने से मुझे फ़ायदा क्या हो रहा है कि मुझे नया सेट यहाँ बनाना नहीं पड़ रहा। यहाँ पर मैं बस बता दूंगा कि अगर मेरा मिन न्यू जेड मेरा इवन है ना, तो ये किसको पॉइंट करेगा, ये जो करंट सेट है ये मेरा इवन सेट को पॉइंट करेगा, नहीं तो ऑड सेट को पॉइंट करेगा। ठीक है, अब आप ये मत सोचना कि यहाँ पर मैं एक नया सेट बना रहा हूँ, बस इवन सेट या फिर ऑड सेट को ये पॉइंट कर रहा होगा। दिस इज जस्ट अ रिफरेंस। यहाँ देखो एम्परसेंट लगाया मैंने। ओके ठीक है, जैसे ये हो गया अब मुझे क्या करना है, ऑटो इटरेटर इज इक्वल टू जो भी मेरा करंट सेट होने वाला है, करंट सेट डॉट लोअर बाउंड, उसमें मिन न्यू जेड को सर्च कर लूँगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये फॉर लूप की अब मुझे ज़रूरत ही नहीं है। मैं सिंपली इसको रिप्लेस करने वाला हूँ, वाइल इटरेटर मस्ट नॉट बी इक्वल टू करंट सेट डॉट एंड, ख़त्म नहीं होना चाहिए। जब तक ख़त्म ना हो जाए एंड एस्ट्रिक्स इटरेटर जिस भी वैल्यू को पॉइंट कर रहा है इट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू मैक्स न्यू अंडरस्कोर जेड, क्योंकि मिन न्यू जेड से मैक्स न्यू जेड तक ही स्टेट्स आ सकते हैं। तो बस उसी में मैं इटरेट करूँगा। ओके, और यहाँ पर नेक्स्ट जेड जो मैं निकाल रहा था, न्यू जेड इज इक्वल टू, इसकी अब ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर एस्ट्रिक्स आई टी निकाल लो। ये मुझे न्यू जेड मिल गया और बस सब कुछ सेम है। फिर देखो सब कुछ सेम है, कुछ और मैं नया नहीं कर रहा। ऑपरेशन न्यू जेड इज इक्वल टू ऑपरेशन ऑफ जेड प्लस वन, न्यू जेड इज इक्वल टू जीरो तो रिटर्न ऑपरेशन न्यू जेड, क्यू डॉट पुश नेक्स्ट जेड। और बस इसके बाद एक चीज़ करना मत भूलना, उसको इरेज करना मत भूलना, क्योंकि आपने उसको क्यू में पुश कर दिया होगा, राइट। तो आई टी इज इक्वल टू करेंट सेट डॉट इरेज आई टी। ओके, लास्ट में रिटर्न -1 कर देंगे अगर हमें आंसर यहाँ पर नहीं मिला तो। और हाँ, यहाँ पर देख सिली मिस्टेक मैंने क्या कर दिया है, मिन न्यू जेड है ना, तो इसमें z प्लस के माइनस 2 इंटू मिन एफ कर दिया है, जबकि मिन एफ एक्चुअली में ऐसे निकालते थे ना हम लोग, तो ये मैक्स वैल्यू होता था। तो एक काम करते हैं, मिन एफ और मैक्स एफ वेरिएबल यूज़ ना करके हम लोग ये कर लेते हैं, यहाँ पर मिन एफ और मैक्स एफ वेरिएबल को हटा ही दो, 2 इंटू मिनिमम ऑफ के कॉमा जेड कर दो, और यहाँ पर मैक्सिमम ऑफ 0 कॉमा के माइनस एन प्लस जेड कर दो, है ना। और मिन एफ मैक्स एफ की अब ज़रूरत भी नहीं इस वेरिएबल की, डायरेक्टली यहाँ पर साइन कर दो ताकि कन्फ्यूजन ना हो वेरिएबल नेम्स की वजह से। सबमिट करके देखते हैं। ग्रेट, वी हैव पास ऑल द टेस्ट्स। कोई भी डाउट होता है रीड इन द कमेंट सेक्शन, ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।